मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे होंगे मुझे आशा है। और आपकी पढ़ाई मस्त चलते हुए आपको पता ही होगा। और हम आपको बता देते हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी है कि आरआरबी भर्ती परीक्षा की हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम एक तीर से तीन से कार्य करेंगे। मतलब वही मैथ्स पढ़ेंगे, वही रीजनिंग पढ़ेंगे, वही जीके जैसे वही साइंस पढ़ेंगे, और हम एक तीर से तीन से कार्य करके आगे बढ़ जाएंगे। वो एनटीपीसी रहेगा और आपका ग्रुप डी रहने वाला है, और आपका आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, इस प्रकार से तीन भर्ती परीक्षा एक साथ चल रही है। और आपको पता होगा कि 2 मार्च से एग्जाम होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का, जो 20 मार्च तक चलेगा। इस बीच में एग्जाम आपका जब भी होगा तो आपको तैयारी करना है। तो हम आपको बता दें, हम आपको जो जानकारी आपको दिला रहे हैं, जो हम जीके जैसे पढ़ा रहे हैं, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं मेरे विद्यार्थी, जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल न्यू अपडेट या एडिशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में छपने वाले हैं। और हम आपको बता देते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे परीक्षा 2025-26, और एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके एक प्लेलिस्ट डाला, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, बना रहे हैं कंटिन्यू। चलिए दिखाते हैं जीके जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे और आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है, आंसर आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाना है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको अगर बोलता है तो आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान। जो आपको पता होना चाहिए, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, तो वो रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अगर पूछ ले तो आप पता होना चाहिए कि नहीं। रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता की कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने खूब लड़ी मर्दानी रचना पे अंकित किया। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपका लेखन रचना का प्रश्न आया था। तो आपको पहले बता चुके हैं कि पुस्तकों से भी प्रश्न आ रहे हैं, ये बात ना भूलें। तो टॉपिक आपको यही तो समझना है। वक्त आपके पास बचा बहुत कम है, तो पढ़ते रहें बढ़ते रहें। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आपको अगर बोलता तो आप पता नहीं टुंड्रा, तो टुंड्रा मतलब होता है बर्फीली क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हिमालय क्षेत्र में। तो टुंड्रा वनस्पति तो आप जानते होंगे, जिनका जो शंकुकार होता है, उनका जो रहता है पत्ते, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे बर्फीली हिमालय, ठीक है, या हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टुंड्रा वनस्पति। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या कहता है, देखिएगा विद्यार्थियों, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन खालिस्तान में शुरू किया गया था। याद रखेंगे, तो भारत में अनेक प्रकार के ऊर्जा के साधन है, कोयला है, जल है, नाभिकीय है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकियों को आपस में संलयन करके ऊर्जा बनाया गया था, और उस ऊर्जा से हमने विद्युत उत्पादन किए थे। इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो अक्टूबर 1969। जी बात ना भूलें, ठीक है। अक्टूबर 1969 में भारत ने शुरुआत किया था इस बात को, इस चीज़ का, कि नाभिकीय ऊर्जा से हम उत्पादन कर सकते हैं क्या? विद्युत का। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न आप एक बार विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक HDI का सृजन किया गया था? तो अगर आपको बोला जाए मानव विकास सूचकांक का पहली बार उपयोग या किसने इसकी जानकारी दी, तो याद रखेंगे महबूब उल हक। ये प्रश्न एक बार नहीं पूछा विद्यार्थियों, कई बार अनेक भर्ती परीक्षा पूछ चुका था। हम आपको भी बता दें, भले हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के साथ SSC, बैंक, स्टेट लेवल की, मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं में भी आप काम देने वाला है, चाहे जीके जैसे हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, समझे। तो एक ही भर्ती परीक्षा के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ बोलोगे सिर्फ हमें रेलवे में काम, भाई रेलवे का PY क्यों चल रहा है, तो रेलवे में तो काम आएगा, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी काम देने वाला है। चलिए याद रखेंगे, HDI जिसे हम मानव विकास सूचकांक की शुरुआत या इसका निर्माण किसने किया था? सृजन मीन्स होता है उत्पत्ति, तो महबूब उल हक। ध्यान रखें। अगली बार फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 20 प्रश्न लेंगे, ध्यान रखें। GK टॉप 20 प्रश्न चलेंगे हर पार्ट में, और मैथ्स रीजनिंग आपको 10 प्रश्न चलेंगे, ध्यान रखें इस बात। चलिए तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्रश्न हमें कहता है NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो हम आपको बता दें, आपको हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न मिल जाएगा पूर्ण रूप वाला, कन्फर्म मिलेगा। देखिएगा, इसका मतलब होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम आपका इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला पे देखिएगा, याद रखिएगा, अगली बार पूछे बनी। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, जो सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते, ढलान जानते हो ना, जब अगर आप ऐसा रहेगा ये ढलान,
तो इस ढलान से पानी बहते बहते यहाँ जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, द्वारा खींचा जाता था, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। तो आप रखेंगे कनात, जिससे आप क्या बोलते हैं कनात। नदियाँ तो आप जानते होंगे, सहायक नदी जानते हैं, सुरंग जानते हैं, तो उस हम विधि को क्या बोलते थे, सिंचाई के लिए प्रयोग होता था कनात, समझे। या हम इसे कैनाल भी कह सकते हैं भाई, कैनाल आप जानते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं नहर, नहर भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्या। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रकार से आपको सिंचाई की विधियाँ पूछ लिया जी, आपको भूगोल का प्रश्न रहा। अगर आप ओके नहीं हो रहा कि सर कहीं से भी कोई भी भर्ती परीक्षा का पीडीएफ उठा के ला लेते हैं और पढ़ाते हैं, तो आप ध्यान रखें, क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम रेलवे की ही परीक्षा के प्रश्न दिखा रहे हैं, और आप बता चुके हैं शुरू में ही 21, 22 और 23 और जो 24 एग्जाम हुए हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का 19 में हुआ था। 19 का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, फिर 12 बोल रहा हूँ मैं। कोरोना काल के बाद जो एग्जाम हुए 21, 22, 23, 24 में, और वर्तमान में आप पता है एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ एसआई हुआ, उन्हीं को पैटर्न को फॉलो कर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 19 पे चले गए ना, तो आप ध्यान रखें, आप पछताना हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, हम न्यू अपडेट ही पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न में कहता है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर बीच बीच में फालतू बोलते हो। इसका मतलब ये होता है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप अपडेट करते हैं बीच बीच में जानकारी, कि हमारे पास क्या जानकारी सही है नहीं है कि विश्वास के साथ तभी पढ़ पाओगे आप लोग ना, वरना हम कुछ भी पढ़ाएंगे आप वही पढ़ोगे क्या, नहीं। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ता है कि जानकारी सही है गलत है। चलिए, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है। वाराणसी, याद रखेंगे, वाराणसी में जो हवाई अड्डा है, ध्यान रखें, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आप जानते होंगे, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ, याद रखें लखनऊ। लखनऊ को हम भारतवासी क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिखाइए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशिया डेवलपमेंट बैंक, मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है। हम आपको फिर बता देते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों के संस्थानों के आपको प्रमुख उप प्रमुख आदि करना पड़ेगा, वह उनका मुख्यालय। तो उसी प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ADB के नाम जानते हैं, जिसे हम एशियाई विकास बैंक भी कह सकते हैं हिंदी रूप में। तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष 2020 तक कौन था विद्यार्थियों, मस्त सुगो असाकावा, याद रखेंगे। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए जे आपके क्या थे, ADB के वर्तमान अध्यक्ष थे 2020 तक। अगर आपको बताना होगा होमवर्क में वर्तमान में कौन है, क्या यही है या चेंज हो गए। अगर आप अपडेट होना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट उसका मैं बताएंगे आंसर, अन्यथा अगर पूछ लेगा तो फटक जाओगे। फटकने में जो होता है नहीं बनेगा, नंबर काट मारोगे आप लोग, इसलिए बोलते हैं जो जानकारी बता जा रहा है उसको पढ़ डालो भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था, याद रखेंगे INS विक्रांत। बहुत शानदार प्रश्न है, ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न आया है, तो याद रखें, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रश्नों को देखते चलो, किस प्रकार का प्रश्न है, किस टॉपिक से विषय। तो आपको पता है इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीति का अर्थशास्त्र, करंट पर आएगा, खेल आएगा, लेकिन घर से कौन सा टॉपिक पूछ रहा है उसको ध्यान रखना, समझे। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न आया है, तो भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या, INS विक्रांत। आदरा के बहुत शानदार प्रश्न है, कई भर्ती पूछा जा चुका। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष खाली स्थान में देखे जा सकते हैं। तो आपको पता हो कि मानव जाति है जो होमो सैपियंस की एक प्रजाति है, जो हमारे भारत के या हमारे विश्व में, भारत नहीं विश्व में आपको कहाँ मिलेगा, ये अफ्रीका में। जो होमो सैपियंस है, मानव जाति है, आप पता होगा, प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष। अगर आप होमो सैपियंस के जो अवशेष देखना चाहते तो आपको अफ्रीका में मिल जाएंगे, ध्यान रखें, समझे, ये आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्षता कौन बने थे। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखें, एलेनोर रूजवेल्ट। जो एलेनोर रूजवेल्ट है, इन्हें क्या बनाया गया था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ये थोड़ा सा हटीला प्रश्न हो गया, ध्यान रखें, इस प्रकार प्रश्न में आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शानदार प्रश्न आया है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल की सूची हटा दिया गया। आपको पता है कि यूनेस्को एक, इसके पहले यूनेस्को का क्या पूछा, मुख्यालय पूछा, आप पता होगा हमने क्या बोले थे,
पेरिस होता है, जो किस राज्य देश में पड़ता है? फ्रांस में। अगर आप यकीन नहीं होगा तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, हमने आपको PYQ प्रश्न पढ़ाया है। शायद पहला दूसरा नंबर का जो पार्ट रहा होगा GK वहाँ पर पढ़ाए थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ जी आया था? हमें पेरिस बोले थे। और उसके बाद किस देश में पड़ता है? फ्रांस। ये भी जानकारी आप बताए थे। और आपको याद रखना 2019 में बेलहैतम, ठीक है, में स्थित यीशु की जन्म स्थल आप जानते होंगे, ईसा मसीह। जो ईसा मसीह हैं, जो ईसाई धर्म के क्या कहलाते हैं? धार्मिक गुरु या प्रथम गुरु कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं। उन्हीं की जन्म स्थल को कहाँ शामिल किया गया था? लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची के यूनेस्को में, लेकिन उन्हीं से हटा दिया गया। ये बात आपको पूछा है, तो देखिए याद रखें। बहुत सारा जानकारी यहाँ पर बता चुके हैं। ईसा मसीह के जन्म स्थल जो बेथलेहम में है उसको हटा दिया गया है। जो ईसाई धर्म के गुरु व संस्थापक कहलाते हैं ईसा मसीह। समझे? अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, शानदार प्रश्न आया है। साइंस का प्रश्न आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। साइंस का प्रश्न रेलवे में नॉर्मल नहीं देता है, कुछ ही इक्का दुक्का प्रश्न नॉर्मल देगा, बाकी आप इतना लपेटा मार के देगा ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। ध्यान रखें, साइंस वाला बच्चा ही हल कर पाएगा। चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ग्रुप डी में तो आपको पता है कि ग्रुप डी में आपको 25 प्रश्न मिलने वाले। कितने प्रश्न मिलेंगे? 25 प्रश्न, मामूली बात नहीं है, समझे? निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्भव जब मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करता? तो आप रखना है, जब क्या होता है, मौजूदा जो जातियाँ वर्तमान मौजूद है उनसे नई जातियाँ विकसित होती है, ठीक है। जब नई जाति विकसित होगी तो इसमें क्या होता है? अपसारी विकास नहीं होता, कहने मतलब योगदान नहीं करता। विभिन्नता, अगर क्षेत्र में विभिन्नता रहेगी तो भी नई जाति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। भौगोलिक कारण भी नई जातियाँ बन सकती है। आनुवंशिक प्रभाव के कारण भी नई जाति, जो मौजूद जातियाँ हैं उनमें अगर आनुवंशिक परिवर्तन हो गया तो नई जाति विकास होगा। भौगोलिक परिवर्तन होगा तो भी बनेगा, और विभिन्नता होगा तो भी बनेगा, लेकिन अपसारी विकास होगा तो नई जातियाँ नहीं बनती। समझिए, जिस प्रकार ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। तो कह रहा है नई जाति बनने में किसका योगदान नहीं होता? तो दूसरे का योगदान है, तीसरे का है, चौथे का, लेकिन पहले का योगदान नहीं रहेगा। चलिए डिटेल पढ़ेंगे तब आप खुद समझ में जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इतिहास का प्रश्न आया है। खालिस्तान में शुरुआत की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इस प्रकार से आप कई प्रकार के बंदोबस्त भारत में इतिहास में आपको पढ़ने को मिला होगा, या तो कई राजाओं ने या कई शासकों ने अलग अलग प्रकार की बंदोबस्त या प्रणाली शुरुआत की थी। तो इसमें से एक का नाम आता है क्या? राजस्व प्रणाली का नाम क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने, खालिस्तान में शुरू की गई एक राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे, बॉम्बे डेक्कन। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली कहाँ शुरू किया गया था? बॉम्बे डेक्कन में। याद रखेंगे, उसका नाम क्या था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, शानदार प्रश्न आया है। अगर आप GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे साथ किए होंगे, GD SSC की बात कर रहे हैं। SSC हमने GD का बहुत सारे वीडियो बना के हल करवाया, मैथ्स का पढ़ाया है, रीजनिंग का पढ़ाया, GK जिसके हिंदी के सब पढ़ाए। अगर आप उस समय हमसे पढ़ रहे होंगे तो आपको बता दें, हम आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाए थे। वो कॉन्सेप्ट आपको इधर भी काम आएगा, समझे? SSC का कॉन्सेप्ट आपको RRB में काम आएगा, ये बात ना भूलें। 100% तो नहीं आएगा, लेकिन 80 और 90% आपको बहुत बेनिफिट देगा, ये बात ना भूलें। चलिए देख पा रहे हो, अगला प्रश्न देखिएगा। हमें इतिहास का प्रश्न पूछा है। पुरातात्विकविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 19 खालिस्तान में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो क्या है, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी हैं, भाषा विज्ञानी हैं, पुरातत्वविद हैं। इन्होंने 1837 में सम्राट अशोक, जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो जाने, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के तीसरे नंबर के शासक हैं, इन्हीं ने क्या किया था, जो उनके शिलालेख हुआ करते थे ना, शिलालेख आप जानते होंगे, शिला में से होता है पत्थर, पत्थर में लिखित लेख को शिलालेख कहते हैं। उसके राजाधीश में क्या लिखा था, किसने पढ़ा था पहली बार? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ये कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों का अध्ययन पहली बार किसने किया था? याद रखें 1837 में। जेम्स प्रिंसेप कौन था हम बता चुके हैं, और किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में, और भाषा का नाम रहेगा प्राकृत। अगर आप बोला जाए कि अधिकांश लिपि लिखे गए थे वो किस भाषा में, तो प्राकृत बोलेंगे, और लिपि का नाम रहेगा ब्राह्मी। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। ये मेरे विद्यार्थियों GD में कई बार पूछा था और अनेक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका। इस बात को ध्यान रखें, पढ़ते रहें, वरना प्रश्न बोल देगा और आपको बनेगा, ध्यान रखें। इसलिए बोल रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं बगल में पेन को रख के ऐड जानकारी बताएं तो लिखना ना भूलें।
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो आपका उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न रहा होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न में देखिए क्या कहता है। इंद्र आप रखिए करंट अफेयर का प्रश्न भी आएगा। इंद्रधनुष 0.2 खाली स्थान से संबंधित है। देखिएगा तो याद रखें सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे ना उनका क्या किया गया था, पुनः पूंजीकरण। मतलब जो पैसा कम हो गया था उन बैंकों में तो उन बैंकों को पैसा दिया गया था कि वो अपने कार्यभार को सही तरीके से संचालित कर सके। समझिए इसका उद्देश्य क्या था, सभी बैंकों में पूंजी को स्थापित करना। किसका उद्देश्य था, इंद्रधनुष 2.0 का याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद किसने लिखी थी। अभी मैं ही बता चुका हूँ आपको कि पुस्तक का भी प्रश्न आएगा। इतिहास की पुस्तक पढ़ लें, वर्तमान की पुस्तक पढ़ लें, मतलब पढ़ लें। जब पुस्तक हम आपको बता रहे हैं आ रहा है, जो टॉपिक आ रहा है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पछताना होगा कि सर हमें सही कह रहे थे कि पुस्तकों को प्रश्न आ रहा है, हम क्यों नहीं पढ़े। चलिए हमारा काम बताना है, आपका काम पढ़ना है और जितना हो सके हम आपको सहयोग करते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक मालिल हिंद के लेखक कौन है, जब पूछ याद रखेंगे अल बरूनी। याद रखेंगे क्या, अल बरूनी इस पुस्तक के लेखक। बहुत शानदार प्रश्न पूछा देखिएगा और अगली बार फिर कहीं पूछ लेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। फाइल जानते हैं आप लोग, इसमें बहुत से डाटा इकट्ठा करके हम फाइल बनाते हैं, तो फाइल शेयरिंग होता है भेजना, ऐप नहीं है कह रहा है। बाकी होंगे तो पुश बुलेट है, सुपर बीम है, एयर ड्राइड है, लेकिन सरफ्लाई नहीं है। सरफ्लाई क्या नहीं है, एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। आप समझ गए होंगे ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न है। किसका है, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का भी प्रश्न आएगा, हम पहले ही शिफ्ट में बता चुके हैं पार्टों में कि प्रश्न आ रहे हैं, समझे। चलिए अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपैक, जैसे ओपैक कहते हैं, क्या कहते हैं, ओपैक कहते हैं ना, ओपैक से बाहर हो जाएगा। आज रखेंगे एक्वाडोर। एक्वाडोर ने खुद निर्णय लिया है कि 14 राष्ट्रों वाले देश जहाँ पर आप क्या करेंगे पेट्रोलियम उत्पादक देश होते हैं ना, एक्सपोर्टिंग, यहाँ से वहाँ पेट्रोल पदार्थ पहुँचाते, उनमें एक देश का नाम क्या था, एक्वाडोर। एक्वाडोर ने यह घोषणा किया कि 2019 में कि मैं 1 जनवरी 2020 तक आपके इस 14 राष्ट्रों के संघ से मैं अलग हो जाऊंगा। एक्वाडोर याद रखेंगे। शानदार प्रश्न, उस समय का जो करंट अफेयर का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब एक बार मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, एसएससी का एग्जाम का लेवल अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, बैंक का अलग होता है, स्टेट लेवल का अलग होता है। हर लेवल एग्जाम, हर क्षेत्र का एग्जाम अलग अलग प्रकार, थोड़ा बहुत आपको कंपेरिजन करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डाटा यहाँ वहाँ से कनेक्ट होती हैं और पढ़ते हैं और काम देता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रश्नों का लेवल अलग ही होता है। भाई आपको पता है जीके जीएस का कितना प्रश्न आएगा बताइएगा। जीके जीएस का भाई 50 प्रश्न आने वाले, जो 50 नंबर होंगे। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 3 गलत परिक्रम कटेगा, जो बात ना भूलें। तो भाई 50 प्रश्न मामूली बात है क्या। सागर हम मोदी ढूंढ ढूंढ के प्रश्न निकालेगा भाई। खेल का, इतिहास का, करंट अफेयर का, भूगोल का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, कुछ भी प्रश्न हो सकता है, कंप्यूटर का प्रश्न आ सकता है कि नहीं। चलिए खालिस्तान में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। 1944 बहुत शानदार प्रश्न है। 1944 की बात हो रहा है, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान। आदर में जाती बॉम्बे प्लान अगर बोले आप लोग तो यहाँ तीन उद्योगपतियों ने 1944 में बॉम्बे प्लान लॉन्च किया था। ध्यान रखें, जो बहुत शानदार प्रश्न है। जीडी में पूछा तो मुझे याद है, क्योंकि मैं जीडी का प्रश्न पढ़ा है, मुझे याद है, उस समय मैंने बताया था। ध्यान रखें, प्लान का नाम याद रखें, 3 उद्योगपति थे 1944, ये भी याद रखें। इस प्रकार से हमने आपके लिए लगभग मुझे लग रहा है कि हो गए हैं 20 प्रश्न। तो इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों आपके लिए टॉप 20 प्रश्नों का व्याख्या सहित हम समझाया है। थोड़ा थोड़ा प्रयास किए हैं डाटा इनको ऐड करने का। अगर आप, मैं बोल ही दिया हूँ आपको, अगर ऐड जानकारी चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, और हम जिससे आपको लिए अलग से इन्हीं वीडियो के प्रश्नों के साथ आपको ऐड जानकारी पढ़ा सकें। आप कमेंट नहीं कर रहे थे, हम क्या करते हैं, आपको 1 लाइन जो प्रश्न देकर रखा उसी का थोड़ा बहुत ऐड करके बता देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों में जो जानकारी आपको दे रहा हूँ अच्छा लगेगा और आपके लिए फायदेमंद है। विश्वास के साथ पढ़ें। आपको बता दें, जो जानकारी पढ़ा रहे हैं, जिससे पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही आपके एग्जाम में छपने वाला है। क्योंकि आरपीएफ जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि अभी होने वाला है, कांस्टेबल का एसआई एग्जाम हो चुका है। एसआई को ध्यान रखते हैं, आपको बता रहे हैं कि 80-90 प्रश्न आपको फायदा मिलेगा। जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं
वही पैटर्न आने वाला है। रीजनिंग पढ़ा रहा है वही आने वाला, और जीके जीएस जो पढ़ा रहा है वही आने वाला, और साइंस भी वही आएगा, ये बात ना भूलें। विश्वास है, पढ़ते रहें। और जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कर, सब्सक्राइब, शेयर कर। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहा है, जिसके पास पैसा का अभाव है, उस विद्यार्थी के पास शेयर कर, विद्यार्थी पढ़ लिख कर हमारे वीडियो के माध्यम से और आपके सहयोग से आगे बढ़ सके और आपका नाम ले सके। चलिए मिलेंगे, आपने हमें देखा, अच्छा लगा, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। चलिए।